नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अहम खबर आज हमारी रहने वाली है। सबसे पहली खबर जो हमारी है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल पहली खबर हमारी है यूएई दौरा, अब तेल गैस की नो टेंशन। क्यों ऐसा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्या मास्टर स्ट्रोक निकलकर सामने आया है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी पहली खबर में। दूसरी हमारी अहम खबर होगी मस्जिद नहीं मंदिर है, हाई कोर्ट की लगी मोहर। किस तरह से यह मोहर लगी है और क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आए जिस पर यह बड़ा फैसला हाई कोर्ट द्वारा लिया गया, सब कुछ बताएंगे दूसरी अहम खबर में। इसके अलावा तीसरी खबर होगी रिटायर होगा आधार ऐप। क्यों इसके रिटायरमेंट की बात की जा रही है और क्या जो नया ऐप अब लॉन्च हुआ है उसमें क्या कुछ खास है आपके लिए, और आधार के ऑथेंटिफिकेशन को लेकर क्या बड़ी जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और आइए शुरुआत करते हैं, आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ते युद्ध, तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व वाला कदम बनकर सामने आया है। यह यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकात भर नहीं रही, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाली बड़ी रणनीतिक पहल साबित हुई है। इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कच्चे तेल की दीर्घकालिक और भरोसेमंद सप्लाई को लेकर महत्वपूर्ण सहमति है वो बनती हुई नजर आई है, ताकि वैश्विक संकटों के बावजूद भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित ना हो। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सहयोग को नई गति देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। और यूएई की बड़ी ऊर्जा कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने, रिफाइनरी और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में भागीदारी को लेकर भी सकारात्मक प्रगति बनी हुई है। और यही वजह है कि इस दौरे को लेकर तेल और गैस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत को न केवल भविष्य के ऊर्जा संकटों से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत ऊर्जा सपोर्ट भी मिलेगा। ये दौरा इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा रणनीति में एक प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे में यह दौरा बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दौरा इसे कहा जा रहा है। तेल गैस पर प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ इसकी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, यह सब कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल यूएई का ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, मजबूत कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव का भव्य प्रदर्शन बनकर सामने आया है। यूएई पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जिस सम्मान और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने है। उसने पूरी दुनिया का ध्यान इन तस्वीरों ने अपनी ओर खींचा है। गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ शानदार अभिनंदन इस बात का प्रतीक था कि आज भारत को वैश्विक मंच पर कितनी गंभीरता और सम्मान के साथ देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के आसमान में F-16 फाइटर जेट द्वारा दिया गया स्क्वाड दोनों देशों के गहरे विश्वास, मजबूत साझेदारी और विशेष रिश्तों की ताकत को दर्शाता है। और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें हुई, जिनमें ऊर्जा, निवेश, व्यापार, रक्षा, तकनीक और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कई अहम समझौतों और सहयोग योजनाओं पर सहमति बनी, जिनका सीधा असर भारत की आर्थिक मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव पर पड़ने वाला है। यह दौरा साफ संदेश देता है कि भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक जो संतुलन है उसको प्रभावित करने वाली एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक लगातार भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है।
तो ये अलग अलग तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर रही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत यूएई की जो बड़ी डील है उसमें क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आया है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, साफ तौर पर नजर आएगा, और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में तेल भंडार मजबूत होंगे। ये सब कुछ बहुत अहम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलएनजी एलपीजी स्टोरेज के जो अवसर हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ और खास हो रहा है? ऊर्जा सुरक्षा इसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर एलपीजी आपूर्ति की बात करें तो एलपीजी सप्लाई होगी तो उसमें बहुत कुछ खास निकलकर सामने आएगा, और साफ तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आएगा। आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, वैश्विक सप्लाई संकट से राहत मिलती हुई नजर आएगी, ऊर्जा सहयोग और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यह सब कुछ होता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो तमाम नीतियां और रणनीतियां बनती हुई नजर आई हैं उससे जो भविष्य है वो और ज्यादा सिक्योर और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। स्ट्रैटेजिक डिफेंस यानी उसकी बात करें तो रक्षा उद्योग में सहयोग और ज्यादा मजबूत हुआ है। तकनीक और नवाचार साझा होंगे, और इसके अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण पहले हैं जिन पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। वाडिनार में शिप रिपेयर हब होगा, और बंदरगाह और शिपिंग को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। समुद्री लॉजिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो वहां व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सब कुछ हो पाएगा जब ये सारी चीजें एक साथ जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आएंगी, और ये सब कुछ बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शिप रिपेयर और स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो समुद्री कार्यबल की क्षमता इससे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत शिप बिल्डिंग, रिपेयर व स्किल हब बनेगा। स्किल इंडिया मिशन को समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, और ये सब कुछ हो पाएगा जब ये लगातार जो यहाँ पर परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होते हुए आने वाले समय के लिए जो मजबूती के साथ दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो सब कुछ ये हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भारत में इसकी तकनीकी निवेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं रोजगार और बाजार विस्तार को बल, डिजिटल विकास को यहां पर गति मिलती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ तब संभव हो पाएगा जो लगातार हमने देखा है कि इस पर जो आगे की जो रूपरेखा है वो निकलती हुई नजर आई है। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? यूएई का भारत में जो निवेश है वो किस तरह से अब की बार बढ़ता हुआ नजर आया, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत में जो तकनीकी निवेश है वो इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सुपर कंप्यूटिंग जो क्लस्टर है उसमें साफ तौर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए, रोजगार के नए अवसर इससे बनते हुए नजर आए, बाजार और व्यापार को किस तरह से जो मजबूती है वो यहां पर मिलती हुई नजर आए। इन सब तमाम पहलुओं पर लगातार बातचीत हुई है, और बहुत ज्यादा निर्णायक जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आई है, जिससे साफ तौर पर भारत में नया जो निवेश है वो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और उसके अलावा भी जो रोजगार के अवसर है वो निकलते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ खास हुआ है, आइए इसी पर हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर का रुख कर लेते हैं। सुधाकर, सबसे अहम बात तो यही है कि बहुत सारी चीजें हुई है, कौन कौन से ऐसे बड़े पहलू हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है, और भारत का और यूएई का जो रिश्ता है वो किस तरह से और ज्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर जा रहा है? सुधाकर। बिल्कुल गौरव, आपने देखा होगा कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विजिट था, सिर्फ 2.5 घंटे के लिए पीएम मोदी यूएई में रुके थे, लेकिन जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और आउटकम के नज़रिए से देखें तो ये सबसे सफल यात्राओं में से मानी जाएगी, दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से कहे तो। और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मौका था। जिस तरह के समझौते हुए, हम जानते हैं खासतौर पर एडनॉक के साथ 2 समझौते हुए, ISRPL का और IOCL का। जो पहला समझौता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए, चाहे विशाखापट्टनम की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की या उड़ीसा में जो पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ और भी ज़्यादा उस रिजर्व को बढ़ाने में किस तरह से काम किया जा सकता है, उसके लिए ये समझौता हुआ है। तो एक लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है और जो अनसर्टेनिटी आज दुनिया में ख़ास तौर से एनर्जी मार्केट में दिखाई दे रही है विभिन्न संघर्षों की वजह से, तो उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कह सकते हैं, और विशेषज्ञ इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं। जो दूसरा इसी समझौते का एक पहलू है, फुजैरा में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल रिजर्व है, वहाँ भारत के लिए ऑयल स्टोरेज यूनिट बनाएगा यूएई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारत के भीतर ऑयल रिजर्व बल्कि यूएई में भी भारत का ऑयल रिजर्व। तो ये एक दिखाता है दोनों देश किस तरह से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक ट्रस्टेड पार्टनर हैं,
और जो भविष्य की जो रणनीतिक एक तरह से सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो पहलू है एलपीजी और एलएनजी के रिजर्व के लिए भी आईएसआरपीएल और एडनॉक मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा जो आईओसीएल के साथ जो समझौता हुआ है विशेष रूप से एलपीजी रिजर्व के लिए, तो निश्चित तौर पर जो भारत की आज की ज़रूरतें हैं जिससे आने वाले समय में आम जनता को फ़ायदा होगा, और जो बाज़ार की परिस्थितियां हैं, जो संघर्ष दुनिया भर में चल रहे हैं, उसका असर भारत के ऊपर ना पड़े किसी तरह से आने वाले समय में, उसको लेकर ये समझौता हुआ है। तो बहुत बड़ा समझौता, एक रणनीतिक सफलता भारत के लिए, और इससे बड़ा आउटकम हो नहीं सकता है। आपने बिल्कुल जानकारी भी दी गौरव, $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान यूएई का, उसके लिए एक तरह से सहमति दी है यूएई ने। तो ये इसका सीधा एक मतलब है कि भारत में $5 बिलियन का जो निवेश आएगा, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, स्किलिंग का क्षेत्र हो, उसमें भारत के युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तीसरी जो गुजरात के वड़ीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने की बात है, तो एक बहुत बड़ा समझौता है। और हम जानते हैं कि भारत जो शिप कंस्ट्रक्शन और शिप रिपेयर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें यूएई की भी मदद मिलेगी। और इसके लिए ना सिर्फ शिप रिपेयर क्लस्टर, बल्कि साथ साथ उसकी स्किलिंग के लिए भी किस तरह से व्यवस्था हो, तो उसके लिए भी समझौता हो। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बनाने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये जो बहुत बड़े आउटकम आप कह सकते हैं, विजिट जरूर छोटा था, लेकिन बहुत बड़े काम इस विजिट के दौरान हुए हैं। गौरव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। तमाम जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा, क्या कुछ इसके मायने ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये जानकारियां सुधाकर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ साझा कर रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने अहम निर्णय में हिंदू पक्ष की उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें भोजशाला को मां वाग्देवी यानी कि सरस्वती मंदिर मानते हुए वहां पूजा अर्चना के अधिकार की बात कही गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू समुदाय को निर्धारित व्यवस्था के तहत पूजा का अधिकार मिलेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष द्वारा परिसर पर विशेष धार्मिक दावे और कई आपत्तियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। और यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भोजशाला को लेकर लंबे समय से यह विवाद चलता रहा है कि यह मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर था या मस्जिद। हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है कि ये राजा भोज के समय स्थापित मां वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जहां सदियों से पूजा की परंपरा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। पुरातात्विक सर्वेक्षणों, ऐतिहासिक अभिलेखों और संरचना से जुड़े कई तथ्यों पर लंबे समय तक चली कानूनी बहस के बाद अब अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष बड़ी धार्मिक और कानूनी जीत के रूप में देख रहा है। फैसले के बाद भोजशाला एक बार फिर से देश भर में चर्चा का केंद्र बन गई है, और क्योंकि ये मामला केवल एक धार्मिक स्थल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास, आस्था, सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक अधिकारों की बड़ी बहस का प्रतीक बन चुका है। तो ये तमाम ऐसी अहम जानकारियां जो निकलकर सामने आई हैं, और किस तरह से क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने, आइए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। आपको बता दें कि एएसआई रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टि हुई है, और ये सब कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। 7 अप्रैल 2003 का एएसआई आदेश निरस्त हुआ है। आदेश में मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति थी, और अब अदालत का रुख साफ नजर आ रहा है, और हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार अब मिल गया है। कोर्ट का केंद्र सरकार को सुझाव है, लंदन से वाग्देवी प्रतिमा वापस लाने का भी अनुरोध किया गया है। तो ये तमाम बड़ी पहल जो लगातार देखने को मिली हाईकोर्ट की तरफ से, और हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या कुछ कहता है ये भी हम आपको बता दें। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर बड़ा आदेश सामने आया है। मां वाग्देवी का मंदिर ये है, और भोजशाला परिसर जो हाईकोर्ट का कहना है। हिंदू पक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, और ऐसे में 2024 में एएसआई ने ये 98 दिनों तक ये सर्वे किया था, और इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया गया था। धार में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नज़र साफ तौर पर नजर आ रही है। तो रिपोर्ट में हाईकोर्ट में ये इसे पेश किया गया, और उसके बाद हाईकोर्ट ने तमाम अलग अलग बिंदुओं पर जो फोकस किया गया, और उसके बाद फिर ये जो आदेश है वो निकलकर सामने आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद
भक्ति और आस्था का जो विशेष माहौल है वो देखने को मिला है, जहां आरती और मंत्रोच्चार की गूंज के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए वहां पर पहुंचे और मंदिर परिसर में भक्तों के चेहरों पर उत्साह, श्रद्धा और भावनात्मक खुशी साफ तौर पर दिखाई दी। हिंदू समुदाय ने इस क्षण को अपनी आस्था और वर्षों पुराने संघर्ष के महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा है। वहीं पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और उत्सव जैसा जो माहौल है वो नजर आ रहा है और ऐसे में वातावरण बन गया है और श्रद्धालुओं का कहना है कि साफ तौर पर बहुत कुछ उन्होंने कहा है और अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है। तो ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है ये हमने आपको सुनवाया। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष गोयल हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि मुख्य याचिकाकर्ता है इसके भोजशाला प्रकरण धार के। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है, एक लंबा संघर्ष भी रहा है, इसके पीछे तमाम चुनौतियां भी रही होंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से आप कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सकल हिंदू समाज की पूरी जीत है। वर्षों से मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज लगातार सक्रिय रहा है, संघर्षरत रहा है और 700 सालों से अपनी भोजशाला वापस पाने के लिए संघर्ष करता रहा। जब 1997 में भोजशाला पर प्रवेश प्रतिबंध लगा तो उसके ताले खोलने के लिए या तोड़ने के लिए धार की सड़कों के ऊपर एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें 3 वीरों ने बलिदान दिया। कईयों पर मुकदमे दर्ज हुए, जिला बदर हुई, रासुका हुई और संपत्ति कुर्की के नोटिस आए और बहुत बड़ा आंदोलन वो चला। तब जाके 2004 में भोजशाला के ताले खुले। लेकिन भोजशाला हिंदू समाज की धरोहर है। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, भोजशाला में नमाज बंद हो, मंदिर का स्वरूप सबको दिखे और यह जो है ये प्रामाणिक रूप से दिखे। इसीलिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मई 2022 में ये याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हरिशंकर जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी, विष्णु जैन जी और विनय जोशी जी के माध्यम से लगाई थी। पूरी याचिका जो है वो 4 साल तक चली, कई उतार चढ़ाव आए, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई पहुंची, उच्च न्यायालय में भी कार्रवाई चली। इसी में आगे चलकर महत्वपूर्ण इसका पड़ाव ये है कि 11 मार्च 2024 को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के मांग पर एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश मिला। 22 मार्च से 2024 से 27 जून 2024 तक 98 दिन तक एएसआई ने भोजशाला की 50 मीटर परिधि में जो वैज्ञानिक संसाधन होते हैं उससे सर्वेक्षण करा और उत्खनन करा और फिर जो है उसकी रिपोर्ट पेश हुई। उसी रिपोर्ट के ऊपर 2189 पेज की यह रिपोर्ट थी, जिसमें ऑब्जेक्शन, सजेशन, ओपिनियन बुलाए। 12 मई तक सभी पक्षों को माननीय न्यायाधीश ने धैर्य पूर्वक सुना और 15 मई को हिंदू समाज के सपने का सच होने का, सनातन धर्म की विजय का, सकल हिंदू समाज की जीत का यह आदेश आया है और इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। इस फैसले का बिल्कुल, ये फैसला काफी आशीष जी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि साफ तौर पर बड़ा एक लंबा आपने इंतजार भी किया है इस चीज को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, किस तरह से इसका स्वागत किया जा रहा है और क्या जो दोनों पक्षों की जो बात है, क्या दूसरा पक्ष भी इसका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ अभी जो है वो वहां पर जो मौजूदा जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं जो आम लोगों के बीच बने हुए हैं? अजीत बिल्कुल, देखिए गौरव, अगर हम देखें भोजशाला की बात करें तो लंबा संघर्ष जो है हिंदू संगठन ने किया है इसे वापस हासिल करने के लिए। और अगर आप बात कर रहे हैं क्या रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, देखिए रिएक्शन यहाँ पर जो अगर धार की बात करें तो यहाँ 2 से 3% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और उसमें से भी अधिकांश मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं दबे स्वरों में ये चीज स्वीकार करते थे कि भोजशाला जो है वो सरस्वती देवी का मंदिर है, राजा भोज ने इसको बनाया था और कहीं ना कहीं ये जो मस्जिद बनाई गई थी, कमान मोहल्ला मस्जिद बनाई गई थी, ये जबरदस्ती यहाँ बनाई गई थी और ये भोजशाला का जो मूल स्वरूप है वो एक मंदिर का, सरस्वती देवी के मंदिर का ही है। तो निश्चित तौर पर पूरे जो न सिर्फ धार बल्कि मालवा का पूरा जो क्षेत्र है
मध्य प्रदेश है, पूरे देश में हर्ष का माहौल है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष जो है यहाँ पर जो हिंदू संगठन थे उन्होंने किया था, लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी थी। मैं आपको बता दूं कि देखिए 2002 और 3 जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2002 और 3 का वो समय है जबकि ये भोजशाला था, वहां पे एक बड़ा जो है एक आंदोलन वहां पर हुआ था, जो वहां पर जो महिलाएं थी, जो वहां पर लोग थे, जो हिंदू संगठन थे, उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर हमें रोज पूजा करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये सरस्वती देवी का मंदिर है। क्योंकि उसके पहले व्यवस्था ये थी कि साल में एक बार यानी कि बसंत पंचमी के दिन ही जो हिंदू संगठन थे उनको वहां पर पूजा करने की अनुमति थी और हर शुक्रवार को वहां पर मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी। तो वहां से आप देखिए। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर अजीत, काफी महत्वपूर्ण यह जानकारी है, लेकिन ऐसे में हर ओर से इसका स्वागत भी किया जा रहा है। हाईकोर्ट का ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और आने वाले समय में और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें नया निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, और आशीष जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखें तो बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला है। क्या कुछ इसके निर्णायक मोड़ आगे नजर आते हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको आधार के बारे में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था पूरी तरह से नए और हाईटेक दौर में प्रवेश कर चुकी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने आधार सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए नया अत्याधुनिक आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा M-आधार ऐप को धीरे धीरे नए सिस्टम से रिप्लेस किए जाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। नया ऐप एडवांस प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर से लैस है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डिजिटल वेरिफिकेशन, QR आधारित सुरक्षित पहचान, आसान डिजिटल शेयरिंग और यूजर कंट्रोल जैसे कई स्मार्ट फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह नया प्लेटफॉर्म न केवल आधार सेवाओं को तेज और सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि करोड़ों लोगों के निजी डेटा को साइबर खतरों और फ्रॉड से पहले से भी कहीं ज्यादा सुरक्षित भी रखेगा। ऐसे समय में जब डिजिटल पहचान और डेटा प्राइवेसी पूरी दुनिया में बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, भारत का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नया आधार ऐप यह भी दिखाता है कि देश अब केवल डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम नीतियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत ज्यादा निर्णायक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को सीधा फायदा मिले, प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका साफ तौर पर ध्यान रखा गया है। कुछ और अहम आंकड़े आपके साथ साझा करते हैं। आपको बता दें कि M-आधार अब किस तरह से काम करता हुआ नजर आएगा। UIDAI का लेकर इसको जो बड़ा फैसला लिया गया है वो क्या कहता है, और जल्द ही अब पुराना जो आधार ऐप है वो बंद हो जाएगा। नया ऐप क्या कुछ कर रहा है, क्या आपके लिए खास लेकर आया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जल्द बंद होगा पुराना आधार ऐप। नए ऐप में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और अब तक अगर हम आपको बता दें तो आप इसको भी समझ लीजिए कि अब तक जो नया ऐप है उसमें 2.1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। आप समझिए कि आते ही इसने किस तरह से धूम मचाई है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे करके और बड़ा होता हुआ नजर आएगा। और लोगों को ये जो नया यूजर फ्रेंडली नया ऐप है ये साफ तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ इसमें नया है, किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, आइए आपको ये भी बता दें। दरअसल ये ज्यादा तेज, स्मार्ट और सुरक्षित है। मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट, ये इसका जो सपोर्ट सिस्टम है ये मल्टी प्रोफाइल का है। फेस ऑथेंटिकेशन ये सपोर्टिव है। बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक का सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग भी इसमें हो सकती है। QR कोड वेरिफिकेशन, ऑफलाइन एक्सेस वेरिफिकेशन, घर बैठे ही अब इसको अपडेट किया जा सकता है। तो पहले जो थोड़ी बहुत कमियां नजर आती थी उसको और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए इसको नए ऐप में दोबारा से लॉन्च किया गया है, जिससे ये काफी फायदा लोगों को पहुंचाता हुआ नजर आएगा और प्राइवेसी के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। कैसे इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफी ये आसान है और इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऐप खोलकर अपनी भाषा इसमें आप चुन सकते हैं। ऐप में मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं, आधार नंबर इसमें डालकर
OTP भी इसमें वेरीफाई आप कर सकते हो, उसके बाद ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ नया इसमें नजर आ रहा है? फेस ऑथेंटिकेशन है, इसके अलावा बहुत कुछ है, ऐसे में सीधा फायदा कैसे जनता को मिलता हुआ नजर आएगा और पुराने ऐप से ये कितना ज्यादा प्रभावशाली साबित होगा? चंद्रशेखर जी गौरव, काफ़ी अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये जो ऐप है नया, ये लोगों को फ़ायदा देने वाला है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डेटा जो आप शेयर करेंगे उसमें पूरा कंट्रोल जो होगा वो एक यूज़र के पास होगा। यानी कि मैं भोगता हूं और मैं अपने उस ऐप को किस प्रकार से यूज़ करूं, किस प्रकार से मैं आपको वो डेटा दूं, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इसको किस तरह से देना चाहता हूं, कौन सा डेटा है जो मुझे शेयर करना है, कौन सा डेटा है जो मुझे शेयर नहीं करना है। आप इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आधार नंबर दिए बिना भी आप अपने वेरिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। वो इसमें जो है वो सिक्योर जो शेयर है वो उसमें ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो होगा क्या कि जब आप मान लीजिए अगर ट्रैवलर हैं, आपको होटल्स में चेक इन करना है या फिर आपको अपना जब आयु प्रमाण पत्र बनाना है, आपको और भी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो आपको अगर लेनी है तो आपको वो डेटा देना पड़ता था। उसमें आपके पास कोई कंट्रोल इस प्रकार से नहीं हो पाता था। अब इस बार जो होगा वो उसमें आपको ये दिखाना होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डेटा पे शेयर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये होगी कि सबसे बड़ी चीज जो है वो ये देखी जाएगी कि ये जो आप डेटा देने वाले हैं इसमें उसका यूज किस प्रकार से हो, ये भी आपके हाथ में है। दूसरा जो उसमें QR कोड इसमें दिया गया है तो आपको फिजिकली अपना आधार कार्ड लेकर के जाने की जरूरत नहीं है या फोटोकॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास QR कोड है, आप उसके और स्कैन कीजिए और आपको वो डेटा जो है वो शेयर हो सकता है। तो जो डेटा की सिक्योरिटी है और वो बहुत ज्यादा इस पर बढ़ जाती है। लोगों का विश्वास आप देखिए कि जैसे कि आपने बताया कि 28 जो लाख जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए इसका यूज किया। 6 लाख लोगों ने इसका अपना पता एड्रेस चेंज करने के लिए इसका यूज कर लिया और लगातार लोग इसको डाउनलोड करते चले जा रहे हैं। चंद्रशेखर, लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे ही इसकी बात सामने आई उसके बाद से लगातार जो है वो डाउनलोडिंग जो प्रोसेस है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तमाम ऐसे नंबर भी है जिनको अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में तमाम ऐसी अपडेशन है जो लगातार इसको देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। न्यूज पंच के